नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्लास। यहाँ पर बोला गया है जो एफआरपी है, जिसको कि हम फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उचित और लाभकारी मूल्य की जब बात की जाती है तो वो निम्न में से किस फसल से संबंधित है, बताइए। गन्ना से, धान से, तिलहन से या फिर गेहूं से। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, गन्ना से। जब भी एफआरपी आएगी तो हम किसकी बात करते हैं? हम शुगर केन की बात करते हैं। याद रखिएगा क्लास, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से ही हम चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, जो एफआरपी है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है और किसके द्वारा बताया जाता है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहां पर क्या बोला गया है? गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य डैश द्वारा अनुमोदित होता है। ठीक है, अनुमोदित होता है पूछा गया है। यहाँ पर एपीएमसी की बात की गई है। दूसरा आपको नेफेड के बारे में दिया गया है, फिर दिया गया सीसीईए के बारे में और लास्ट में आपको एफसीआई के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जब भी एफआरपी की बात आएगी तो आपको याद रखना है इसे अनुमोदित किया जाता है सीसीईए के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अभी नोट डाउन करते हुए चलिए। किस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? जो एफआरपी है ये शुगर केन के लिए होता है। जैसे क्रॉप्स के लिए हम लोग एमएसपी की बात करते हैं ना, वैसे ही जब हम गन्ना की बात करते हैं, हम शुगर केन की बात करते हैं तो यहां पर एफआरपी की बात की जाती है। लिखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि इसे रिकमेंड कौन करता है। रिकमेंड कौन करता है तो आप बताएंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, मतलब हम एफआरपी की बात कर रहे हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करता है? आप क्या बताएंगे? सीएसीपी द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। नोट करिए इसको क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इसको अनाउंस कौन करता है? इट इज अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। समझ में आया जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूं? जब भी बात होगी एफआरपी की तो एफआरपी आपके शुगर केन से रिलेटेड है, गन्ना से रिलेटेड है। ठीक है, इसे सबसे पहले किसकी सिफारिश पर इसे निर्धारित किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सीएसीपी की सिफारिश पर इसे निर्धारित किया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? कृषि लागत और मूल्य आयोग। इंग्लिश में देख ले, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, लेकिन इसे अनाउंस कौन करता है? तो इसे अनाउंस करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है। तीनों पॉइंट लिख लीजिए, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है,
CACP की जब हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं बोलूंगी, CACP लिखिए। CACP जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और CACP ही है जो कि रिकमेंड करती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रिकमेंड करता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि आपकी एक अटैच्ड ऑफिस है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। और यही रिकमेंड करता है MSP भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास नोट करते हुए चलिए। और अगर आप देखेंगे तो अभी कितनी कमोडिटीज पे MSP की बात की जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की? तो 22। बस इतना याद रखिए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब मैं कुछ प्रश्न आपको वन लाइनर बता रही हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जो चीज मैंने समझाई है वो ही चीज आपके परीक्षा में किस तरीके से पूछी गई है उसको यहां पर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद कर लीजिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। यहां पर इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 एज अ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, लेटर ऑन इसका नाम रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, FRP कौन डिसाइड करता है? CACP द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है कौन? अभी हमने देखा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। ठीक है, MSP भी कौन डिसाइड करता है? CACP डिसाइड करता है। अब यहां पर इसी प्रश्न को किस तरीके से पूछा जा सकता है? हो सकता है आपको वीट दे दे, या फिर हो सकता है आपको उड़द दे दे और पूछ ले कि MSP इसका कौन डिसाइड करेगा, तो आप क्या बताएंगे? CACP द्वारा MSP डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है क्लास ये, इसीलिए मैं बार बार इस पे इंफेसिस दे रही हूं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताओ, 1965 में हुई थी। ठीक है, और CACP जो है वो MSP और FRP को डिसाइड करता है, ये याद रखिएगा। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कौन? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, क्लियर ना? बताओ, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब कहीं पर भी प्रश्न आपका इस तरीके से पूछे सीधे कि MSP कौन डिसाइड करता है, तो आप CACP बताएंगे। या फिर आपसे पूछ ले गेहूं का MSP कौन डिसाइड करता है, आप CACP बताएंगे। पूछ लेगा FRP कौन डिसाइड करता है शुगर केन की, आप CACP बताएंगे। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है, उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे जानी जाती हैं वसूली कीमतों के नाम से। ये प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चाइना में होता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है? संस्थान कहां पर है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है? बनारस में है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं एक बार स्लाइड से हट जाती हूं और आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, लेकिन यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, मैं थोड़ा साइड में होती हूं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था? बताइए, तुलुगमा रणनीति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा या फिर आदिल शाह द्वारा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? तो देखिए, तुलुगमा रणनीति की अगर हम बात करेंगे, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था बाबर द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। अब यहां पर हम कुछ युद्ध देख लेते हैं जो बाबर द्वारा लड़ा गया था। तो पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा।
पानी खाना चंदेरी घाघरा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 15, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, पानी खाना चंदेरी घाघरा, ऐसे करके याद कर लीजिए। सब किसके द्वारा लड़ा गया है? बाबर द्वारा। अब किसके किसके बीच लड़ा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद बाबर और राणा सांगा, फिर बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और लास्ट में बाबर और अफगान के मध्य हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको युद्ध दे दिए जाते हैं अरेंज करने को। हो सकता है खाली बाबर के समय का युद्ध ना दे के अकबर के समय का, औरंगजेब के समय का भी युद्ध दे दे और आपको बोल दे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो उस समय भी आपके लिए वो प्रश्न आसान बन जाता है जब आपको ये पता रहता है कि यहाँ पर जितने युद्ध अभी हमने देखे हैं, पानी खाना घाघरा चंदेरी घाघरा, ये सब बाबर के समय में हुए हैं। तो आप आराम से टिक लगा भी लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज भी कर लेते हैं। तो इसीलिए एक एक रूलर को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा इस पर, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, आज की क्लास में हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से प्रश्न मिलेंगे। अब ये पॉलिटी का प्रश्न है, देखो कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा राज्य आपका 6th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बोला गया है। मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो यहां पर इसको याद करने का बेस्ट तरीका है नो मनी इन एटीएम, ठीक है। आपको क्या याद रखना? एटीएम याद रखना है, नो मनी इन एटीएम। तो यहां पर ए से असम हो जाएगा, ठीक है, टी से त्रिपुरा हो जाएगा। क्लास यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। पीसीएस में ही आपके एक प्रश्न बना था कि कौन सा 6th शेड्यूल में नहीं है, और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, लेकिन जिनको याद था नो मनी इन एटीएम वो नहीं कंफ्यूज हुए थे। एम से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रिक है ना नो मनी इन एटीएम, ये मेरे एक विद्यार्थी द्वारा ही मुझे बताई गई थी। तो उसे ने बताया था कि मैम नो मनी इन एटीएम करके याद रहता है। तो यहां पर मनी क्या है, मतलब एटीएम में आपका मिजोरम मेघालय होगा लेकिन मणिपुर नहीं होगा। तो नो मनी इन एटीएम, ठीक है। एटीएम में आपका मिजोरम भी है, मेघालय भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है। और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो आपको दे देता है 6th शेड्यूल में मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है। तो आपको याद नहीं आता है कि कौन सा मिजोरम मेघालय मणिपुर में कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा नो मनी इन एटीएम तो कभी नहीं भूलेगा, कितना भी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए, मनी है ही नहीं एटीएम में। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो है इसकी बात 6th शेड्यूल में की जाती है। तो यहां पर कौन सा आपका ऑड वन आउट हो गया? नागालैंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए, एसडीजी गोल, प्लीज क्लास छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। अगर अभी तक आपने एसडीजी गोल नहीं याद किया है तो प्लीज एसडीजी गोल याद कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि एक प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। तो यहां पर देखिए एसडीजी गोल से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ आपको गोल दिया गया है, दूसरी तरफ आपको मैच करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जब हम लक्ष्य 1 की बात करते हैं तो इसमें तो निर्धनता की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया है जो लक्ष्य 1 है उसमें सबसे पहले तो गरीबी को खत्म करने की बात की गई है। जैसे गरीबी खत्म होगी क्या होगा? भुखमरी खत्म होगी ना। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। लक्ष्य 6 की अगर हम बात करें तो 2019 के पीसीएस के पेपर में शायद पूछा गया था कि जो गोल 6 है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा वो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड नहीं है, वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से, स्वच्छ पानी की बात यहां पर की गई है। जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो वो भी आपका किस गोल से रिलेटेड है? गोल 6 से रिलेटेड है। गोल 11 देखिए, यहां पे जलवायु परिवर्तन की बात कही गई है, ये भी गलत है। जलवायु परिवर्तन की बात तो हमने 13th गोल में की है, 11th गोल में तो सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल गलत है क्लास,
और प्रश्न में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। वेरी गुड। और यहां पर अच्छा, नॉट कंपैटिबल, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, कौन सा युग्म संगत नहीं है, ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ लिया ना। तो 2 और 3 संगत नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला तो बिल्कुल सही है। लक्ष्य 1 जो है वो गरीबी को खत्म करने की बात कही गई है। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूं, ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्लास में एक बार फिर एक ही चीज को कहूंगी कि मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो कहे कि यहीं से पेपर छपेगा, यहीं से पेपर छपेगा। मैंने पेपर नहीं बनाया है, मैंने पेपर नहीं बनाया है, ना ही मैं किसी ऐसे को जानती हूं जिसने पेपर बनाया है। और दूसरी चीज, ना ही मेरे पास इतनी पावर है, सुपरनेचुरल पावर है कि मैं बता दूं पेपर में क्या पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन मैं प्रयास कर सकती हूं। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के इस समय किस तरीके के प्रश्न आपके बन रहे हैं, उन सब चीजों को देखकर हम एक प्रयास कर सकते हैं कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें पेपर में अपीयर होने के पहले। तो वही प्रयास मेरा रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है वो बता दूं, और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वहीं से प्रश्न बने और मेरे विद्यार्थी सफल हों, ठीक है। ये हम एक प्रयास कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब गोल आपको याद करना है। क्यों याद करना है मैं आपको पहले बता दूं। पीसीएस में अपीयर हो रहे हो, एसडीजी गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरओ एआरओ में अपीयर हो रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में अपीयर हो रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। एसए लिख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसडीजी गोल तो अगर आप एस्पिरेंट हैं तो याद ही कर लो, मैं कहूंगी। यहां पर देखो, सबसे पहला गोल क्या है, गरीबी को खत्म करो। अब बताओ, जैसे गरीबी खत्म होगी, सबसे पहले इंसान क्या करेगा, खाना खाएगा, भोजन खाएगा, ठीक है। तो भूखमरी खत्म होगी, तो जीरो हंगर। जैसे ही शरीर में भोजन गया, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शरीर में ताकत आएगी। तो तीसरा क्या हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, ठीक है। अब सोचो, स्वस्थ शरीर आपके पास है और आप यंग हैं, तो पढ़ाई करो, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दो। तो क्वालिटी एजुकेशन हो गया। जैसे ही आप क्वालिटी एजुकेशन दोगे, एक अच्छी शिक्षा दोगे, ये जो भेदभाव है लड़का और लड़कियों में, वो भेदभाव भी खत्म होने लगेगा। तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, ठीक है। ये 5 याद हुआ, ये 5 याद हुआ। क्या करो, गरीबी खत्म करो। जैसे गरीबी खत्म हुई, प्लेट में खाना आया, उस खाने को खाओ। जैसे खाना खाया, शरीर में ताकत आ गई। अब ताकत का सदुपयोग करने के लिए पुस्तक पढ़ो। पुस्तक पढ़ोगे तो ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान अर्जित होगा तो समझ में आएगा कि जो सोसाइटी में भेदभाव चल रहा है लड़का और लड़की को लेकर, वो भेदभाव की आवश्यकता ही नहीं है। तो जेंडर इक्वालिटी आएगी। 5 गोल याद हो गए। अब देखो 6th देखो, क्लीन वाटर, ठीक है, स्वच्छ पानी की बात करते हैं। पानी, ऊर्जा, ठीक है, पानी और ऊर्जा की बात करते हैं। स्वच्छ पानी और क्लीन एनर्जी की यहां पर बात की गई है, ठीक है। फिर देखो 8th में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। 9th में इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। 10th में रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई है। याद रखना, 5वीं की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। ये लैंगिक समानता की बात की गई है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 10वें में हम अगर बात करते हैं तो यहां पर भी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की गई है। ऐसा ना हो कि जो गरीब है वो गरीब होता जाए, अमीर जो है वो अमीर होता जाए। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इसे भी हमें खत्म करना है, ठीक है। तो 5 और 10 में दोनों जगह इनइक्वालिटी की बात की गई है, लेकिन इस वाले 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है और यहां पर रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई है। जेंडर, यहां पर रिड्यूस इनइक्वालिटी को बोला गया है, ठीक है। जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने की बात की गई है और यहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। समझ में आ रहा है? तो 5 और 10 याद हो गया, ठीक है। 6वें में देखो, हमने पानी की बात की है, स्वच्छ पानी की बात की है। पीने का पानी, जल जीवन मिशन के तहत सबके घर में, सबके टैब में पानी आना चाहिए, नल में पानी आना चाहिए, स्वच्छ पानी आना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं, यहाँ पर स्वच्छता की बात की जाती है ना। और यहाँ पर देखो 14th को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लाइफ बिलो द वाटर की बात की गई है।
तो 6 और 14 में हमने वाटर की तो बात की है, 6 में हमने पीने के स्वच्छ पानी की बात की है, स्वच्छता की बात की है, और 14 में हम डुबकी की बात कर रहे हैं, डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं कि लाइफ अंडर द वाटर, ठीक है, बिलो द वाटर वो कैसा है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स की बात यहां पर की जा रही है। 11th में देखो सस्टेनेबल सिटीज है, 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन है, 13, 14, 15 ये जो है वो आपका डायरेक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 13 क्लाइमेट एक्शन, 13 में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, ठीक है। 14 में लाइफ बिलो द वाटर, 15 में लाइफ ऑन द लैंड, और 16 में पीस एंड जस्टिस की बात की गई है। अब आप इसको याद करिए, तोड़ तोड़ को याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा क्लास। 13, 14, 15 यहां पे क्लाइमेट चेंज, यहां पर वाटर, यहां पर लैंड, क्लाइमेट चेंज, वाटर, लैंड, 13, 14, 15 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप अपने ट्रिक से याद करिए, लेकिन इसको प्लीज क्लास याद जरूर कर लीजिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी आपके रीसेंट परीक्षा जो हुई थी पीसीएस में, वहां पर पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अभी तक आपने नहीं याद की है प्लीज इसको याद कर लीजिए। 1987 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको कि कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, और जिसका कि आपका थीम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। और यहां पर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था, प्रॉपर डेफिनेशन एसडीजी की दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एसडीजी गोल्स की नहीं, सॉरी, एसडी की दी गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल शब्द क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, ये याद रखिएगा। 1987 में जो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको कि हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, पहली बार एसडी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। और एसडीजी और एसडी में क्या डिफरेंस है? लग रहा होगा ना कि मैम ने अभी जब एसडीजी बोला तो मैम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई, मैम ने ये क्यों कहा कि एसडीजी नहीं एसडी, एसडीजी नहीं एसडी। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो डिफाइन किया गया था 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो 2015 में अडॉप्ट किया गया है। ये याद रखिएगा, जिसे हमें अचीव करना है 2030 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रही हूं, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं। अभी आप देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट प्रश्न पीसीएस प्रीलिम्स में क्या पूछा गया, कुछ इसी तरीके से पूछा गया है ना कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में एसडीजी की बात की गई थी, उसका जो थीम था वो आर कॉमन फ्यूचर था कि नहीं, कुछ ऐसा ही था। करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा अगर अभी तक आपको नहीं याद है। अच्छा, एसडीजी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? Sustainable development means to fulfill the need of present generation without compromising the ability of future generation to fulfill their needs. ध्यान देना, इस पॉइंट को भी अब समझ लो। हो सकता है परीक्षा में कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाए, एग्जामिनर देखना चाहे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एसडीजी को लेकर। तो जब भी हम एसडीजी की बात करेंगे क्लास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं और फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं। अब पेपर में दे दिया एसडीजी गोल फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन ओनली, कि जो एसडी है, एसडीजी गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जब भी हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास जो है खाली इंपॉर्टेंस देता है या एम्फेसिस देता है या फिर ध्यान देता है किस पर, आने वाली जनरेशन पर, तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो जनरेशन है हमें उनकी भी ज़रूरतों को पूरी करना है, लेकिन इस तरीके से कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेव रहें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन पे एम्फेसिस देता है एसडी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी से रिलेटेड प्रश्न,
राज्य नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, प्रश्न बड़ा है, वीडियो को पॉज करिए और आराम से पढ़िए। इस तरीके के प्रश्न इसलिए लाए जाते हैं ताकि आपको लेंदी प्रश्न पढ़ने की आदत पड़ जाए। अभी लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ है पीसीएस वाला, उसमें आपने देखा होगा प्रश्न उतने डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन प्रश्न जो थे वो लेंदी थे। अब आपको एकदम आदत पड़ी रहती है वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने की और टिक लगाने की, आप उतना रट चुके रहते हो। लेकिन जब इस तरीके के लेंदी प्रश्न आते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मांगता है, ठीक है, क्लैरिटी मांगता है, तो आप परेशान हो जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूंगी, जब इस तरीके के लेंदी क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो एक गहरी सांस लो और कहो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ध्यान देना, अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि बहुत आसान है। पढ़ो इसको, पढ़ो क्लास, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत आधार हैं और शासन के संचालन में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। इन निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। चलो, आपको पता है ये चीज, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, तो यहां पर किसके लिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको डायरेक्शन दिया जा रहा है? स्टेट्स के लिए होते हैं ये। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंप्लीमेंट देम इन गवर्नेंस। बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत आधार हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, शासन के संचालन में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है, स्टेट के लिए है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो बिल्कुल सही है। इन निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही है। वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है, यहां पर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कोई भी दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट में भी। मैंने आपको बोला है कि बहुत आसान प्रश्न है। अब एग्जाम में कंफ्यूज मत होने लगा, डीपीएसपी की बात की गई है, पता नहीं ये होगा कि नहीं। अरे कुछ नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देश दिया जा रहा है। किसको निर्देश दिया जा रहा है? स्टेट को, कि ये कुछ डीपीएसपी हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसीज बनानी है। समझ में आ रहा है? इन निर्देशक तत्व प्रकृति में ज्ञान न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनका हनन करने पर न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? आपको पता है, जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो आप तुरंत न्यायालय पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कहने लगते हैं अरे हमारे फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, और कोर्ट के पास भी पावर होती है, रिट की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 32 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, 226 में हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी में आप नहीं जा सकते, दे आर नॉन जस्टिसेबल, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट इफ वॉलेटेड। ठीक है, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हो गुहार लगाने। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था, लेंदी था, बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बताओ, बिल्कुल डिफिकल्ट था? नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखो। अब यहां पर भी मत परेशान होना, हिंट देती हूं, आसान प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक आधिकारिकता की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर होती है। अगर डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। डिस्प्यूट स्टेट के मध्य है, तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रयोग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। वही बात यहाँ पर किया गया है कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो सुलझाया जा सकता है। फिर उसके बाद दिया गया, संसद पूरे भारत या इसके किसी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। बताइए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द एंटायर इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति है, बताइए। हाँ, पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। तो बताइए यहां पर कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है, बताइए। तो यहां पर आपका तीनों ही स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 131 याद रखिएगा, जब भी कोई डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रयोग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, यहां पर आपका उत्तर डी हो जाएगा। संसद पूरे भारत या इसके किसी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। देखिए, संसद पूरे भारत या इसके किसी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, जबकि जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर स्टेट तक ही सीमित होगी, लेकिन पार्लियामेंट तो पूरे आपके भारत के लिए कानून बना सकती है। संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के नागरिक और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू हो सकता है। कोई भारत का नागरिक है, वो विश्व में कहीं पर रह रहा है, उनकी संपत्ति पर भी लागू हो सकता है अगर वो भारत का नागरिक है तो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में जाना जाता है? तो बताइए यहां पर जगदीश चंद्र बोस, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं तो ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वामी नाथन को कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम की अगर हम बात करेंगे तो ये नीलम राजू गंगा प्रसाद, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को संकरित ज्वार का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके परीक्षा में पूछ ली जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात की जा रही है। हरित क्रांति का जनक मैंने बताया, विश्व की बात होगी तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप याद रखेंगे, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में बात होगी तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका 2018 पीसीएस में पूछा गया था कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था, और एग्जामिनर ने क्या किया था, पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर रख दिया था। उसे पता था, सारे स्टूडेंट्स रट के आए होंगे कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो आपके हरित क्रांति से रिलेटेड हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक उनको कहा जाता है। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर ज्यादा स्टूडेंट मार्क करके चले आए, लेकिन गलत हो गया। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो पीस में मिला था, शांति में मिला था। एग्रीकल्चर तो होता ही नहीं है ना। फिर ग्रेन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड था। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका प्याज से, प्रॉन से रिलेटेड था। और दुर्गेश पटेल। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ठीक है। तो यहां पर श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो या फिर ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे, दोनों किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। और पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीसी कुरियन का नाम आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है। ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड की बात करेंगे तो मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। येलो ऑयल सीड, ठीक है, तिलहन से रिलेटेड है। ब्राउन लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और पूछ लिया जाए। जैसे आपसे अभी तक तो बस पूछा गया एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पूछा गया, वर्गीसी कुरियन के बारे में पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पूछ ले विशाल तिवारी किससे रिलेटेड है, तो रेड रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास।
अगले प्रश्न पे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। यहां पर देख लीजिए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। गोल्डन फाइबर तो वो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये हनी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट से रिलेटेड है। सिल्वर एग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, सिल्वर फाइबर कॉटन से। गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है? कॉटन से रिलेटेड है। गोल्डन खाली पूछेगा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है तो हनी बताएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? और खाली अगर आपसे सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछेगा तो एग बताएंगे, याद रखिएगा। फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी आपका एम एस स्वामीनाथन ही इससे रिलेटेड है। ब्लैक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अभी फिर इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो बताइए, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछा गया है यहां पर। 7 मई 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को और 13 अप्रैल 1919 को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, खिलाफत डे सेलिब्रेट होता है 17 अक्टूबर 1919 को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यहां पर आप अली ब्रदर्स याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम याद रखेंगे आप लोग। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। चाहे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, आंसर यही होगा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। और आपको पता है कि जो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षा करना, यहां पर जो खलीफा थे, खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया था। और खलीफा को मुस्लिम्स जो थे वो अपना गुरु मानते थे। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो जब उनको उनके पद से हटा दिया गया तो इसी वजह से हर जगह के मुस्लिम जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसा ही विरोध भारत में भी होता है। और आपको पता है कि एक बार फिर हम हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी देखते हैं जब हम खिलाफत असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं कि मैं 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा। लेकिन आपको पता है बाद में चौरी चौरा कांड हो जाता है जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये किसने देखा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कहा था ना कि पहली बार मतलब असहयोग खिलाफत आंदोलन, 2 मुख्य आंदोलन को एक साथ ले आया गया। क्यों? हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। ठीक है, अब खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसे दी गई थी? कि पदवी किसने त्यागी थी? ये याद रखिएगा, हाजिक उल मुल्क की पदवी किसके द्वारा त्यागी गई थी? ये याद रखिएगा, हकीम अजमल खान द्वारा। हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, खिलाफत आंदोलन के द्वारा हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी? तो हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं। फिर मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी किसने? तो ये अभी हमने देखा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्लियर है? अब देखो, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दोनों चीज सेम है, लेकिन पूछा किस तरीके से गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं क्लास। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है।
फिर 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह कहां पर हुई थी? वह इलाहाबाद में हुई थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये एसेचन के इस कथन का संबंध जिस घटना से है वो कौन सी घटना है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो आपका 1922 तक चला था और बाद में महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एसेंशन द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो वो किससे रिलेटेड था? खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, खिलाफत असहयोग आंदोलन से। 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा जो थी वो खिलाफत आंदोलन की ही थी। आपको पता है मोपला आंदोलन जो था 1921 में हुआ था केरला में। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने वन लाइनर प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को, हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न फिर से रिपीट हो जाए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? मोस्ट स्टेबल प्लेटू की बात यहाँ पर की गई है। अमरकंटक, मालवा, छोटा नागपुर या फिर दक्कन पठार। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल प्लेटू की जब हम बात करेंगे वो दक्कन का पठार है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, दिख रहा है आपको, ये मालवा का पठार है। इधर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, ठीक है, तेलंगाना प्लेटू और इधर दंडकारन रीजन। और इधर अगर आप देखेंगे शिलोंग मेघालय की तरह शिलोंग प्लेटू। हो सकता है परीक्षा में कभी आपको अरेंज करने को दे दे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर। ये भी ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को मैप वाले सेशन में इंडिया के मैप को भी पढ़ाऊंगी और आप लोगों के कमेंट से मुझे ये तो पता चल रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो समझ में आ रहा है, ज्ञात भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी आगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे मैप के थ्रू, फिर यूपी को भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस रिवीजन बार बार करिए क्लास, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? तो बताइए किसका विस्तार है? कैमूर रेंज की बात यहाँ पर की गई है, कैमूर हिल्स की बात, ठीक है। एमपी में आप जाएंगे तो कैमूर रेंज आपको दिखेगी। तो भरनेर और कैमूर हिल्स जो है वो विंध्यन रेंज का आपका एक्सटेंशन है। तो ए आपका सही उत्तर है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बताइए व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मक्का, जौ, चावल या फिर गेहूं। तो याद रखिएगा व्रीहि शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है चावल के लिए, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो चावल को व्रीहि कहा गया है, ठीक है। गेहूं को क्या कहा गया? गोधूम कहा गया है, ठीक है। गन्ने को क्या कहा गया? इशु कहा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जौ के लिए किया गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जौ के लिए पूछा गया था, यव शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्रीहि किसके लिए किया गया है बताइए? यहां पर चावल के लिए, गोधूम गेहूं के लिए, इक्षु किसके लिए? गन्ना के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न है ये। तो यहां पर याद रखिएगा फोंगपुई को ब्लू माउंटेन नाम से जाना जाता है। बी आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को ज्यादा समय नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सके कम समय में। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, यहां पर यह चीज याद रखिएगा, फोंगपुई जो है ना, इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं और फोंगपुई जो है वो सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम की, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि कहां पर लोकेटेड है, तो मिजोरम आपको पता होना चाहिए। बितरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय का है, जो किससे रिलेटेड है? बितरी की बात की गई है। तो बताइए समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो भित्री अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है?
अभी हमने डिस्कस किया है जब हम भूरी क्रांति की बात करेंगे तो हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ठीक है, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से रिलेटेड है। सी आपका सही उत्तर है। ये चीज हमने अभी डिस्कस किया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, एम एस स्वामीनाथन याद रखेंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है, वर्गीसी कुरियन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, नीली क्रांति, तो मत्स्य पालन से रिलेटेड है, डॉक्टर अरुण कृष्ण का नाम आप याद रखेंगे। सुनहरी क्रांति, ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, फल से, फूलों से, ठीक है, शहद से रिलेटेड है, नीरज दत्ता। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जब हम सिल्वर क्रांति की बात करेंगे तो अंडा से रिलेटेड है, ब्राउन जो है वो चमड़ा और कोकोआ उत्पादन से रिलेटेड है। यहां पर ध्यान दीजिए, ब्लैक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट लेना हो क्लास ले लीजिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो कहां पर स्थापित है बताइए जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा यहां पर आपका सही उत्तर ए होगा, रायबरेली में स्थापित है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में आपका लोकेटेड है, इसका नाम रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन तो करना नहीं है आपको यहाँ पर। अब देखिए, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? बताइए, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान या फिर सिद्धेश्वरी देवी? तो यहां पर आपसे बोला गया हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर कौन है? तो सिद्धेश्वरी देवी। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कई जगह आपकी पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी, और यहाँ पर अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया में भी पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी, और वहाँ पर उसका नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने। तो सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शेरे बलिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 10 अगस्त 1942 को बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था इन्होंने। 19वां प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, टैंटेलम या फिर टाइटेनियम? तो यहां पर आपका सही उत्तर है टाइटेनियम। ठीक है, और एक चीज और यहां पर याद रख लीजिए, हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं किसको? जब हम चंद्रमा के अध्ययन करते हैं, जब चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। जब हम उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है। अवध किसान सभा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1920 में हुई है। ठीक है, बी का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया है, तो सी आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। बिहार किसान सभा की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1929 में हुई है, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1900 कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, एक मिनट क्लास, यहां पर ध्यान दीजिए। जब हम अवध किसान सभा की बात करते हैं, सबसे आसान वाले को पहले टिक लगाते हैं। अवध किसान सभा की जब हम बात करेंगे तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई है। हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो सबसे बाद में हुई है 1936 में ना, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। डी का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ठीक है, बी का फर्स्ट और डी का थर्ड। चलो उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे तो 1918,
ठीक है। और फिर उसके बाद बिहार किसान सभा की बात करेंगे तो 1929, बिल्कुल सही है ये, बिहार किसान सभा 1929, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए, एक क्रोनोलॉजी लिख लीजिए, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। सबसे पहले हम 1918 की बात करते हैं। अभी आपने देखा 1918 में किसकी स्थापना हुई है? यूपी किसान सभा की, उत्तर प्रदेश किसान सभा की, ठीक है, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? गौरी शंकर मिश्र प्लस इंद्र नारायण द्विवेदी, याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अवध किसान सभा की, तो 1920 में यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र द्वारा की गई थी 1920 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर बिहार किसान सभा की बात करेंगे, 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा की बात करेंगे तो 1936 में, यहां पर भी सहजानंद सरस्वती हैं एनजी रंगा के साथ। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में पहले भी प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि यहां से फिर से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़े क्लास, अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी की बात की गई है, आप सभी को पता है ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी, ठीक है, ए आपका सही है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको पता है दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं कि गंगा का पानी ले जाकर थेम्स में डाला जा रहा है। गंगा का पानी ले जाकर थेम्स में डाला जा रहा, मतलब जो हमारे भारत की जो वेल्थ है ना, उसको ले जाकर यूरोप में भेजी जा रही है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1905 में आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। उस समय कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था, ठीक है। और इसका विरोध किसने किया था? यहां पर अगर हम देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ए आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, यहां पर ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया कि हम बंगाल को दो हिस्सों में बांटने जा रहे हैं, क्योंकि जो बंगाल है ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से हम इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है जो कर्जन था उसका मेन पर्पस क्या था बंगाल के विभाजन का? वो था डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दो और उसके बाद शासन करो। तो इसी वजह से बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में विभाजित कर दिया गया। वेस्ट बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, तो उस बेसिस पे विभाजित करने की बात कही गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से हम इसको विभाजित कर रहे हैं। 19 जुलाई 1905 को इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव को, बाइकॉट को आपका क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया। मतलब एक तरीके का विरोध किया जा रहा था कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना विरोध करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं यूनिटी दिखाने के लिए। और यही बंगाल का विभाजन एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत से मेंबर्स को ये पता चल गया था कि प्रे करने से, पेटिशन करने से कुछ नहीं होगा। ब्रिटिशर्स वही करेंगे जो उनके लिए हित में होगा, वो हमारे हित के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो आप देखते हैं 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, नरम दल और गरम दल
में विभाजन हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है और मैं आपको एक बार एग्जाम के पहले पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है, आधुनिक भारत की, ताकि कहीं से भी प्रश्न बन जाए तो वो गलत ना हो। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? सिलोमीटर, कोलोरीमीटर या फिर कैलोरीमीटर या फिर क्लिनोमीटर? तो यहां पर ध्यान दे रखिएगा, यहां पर कैलोरीमीटर जो है, एक मिनट, कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो हैं, दो शब्दों में, एक कोलोरोमीटर और एक कैलोरीमीटर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैलोरीमीटर जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर है। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़े, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? किस डायनेस्टी में जो महिलाएं थी वो भी रेसलिंग में पार्टिसिपेट करती थी? बताइए। बहमनी, विजयनगर, चोल साम्राज्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर आपका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य, बी आपका सही उत्तर है। अब जो मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने स्टैब्लिश किया था? हरिहर और बुक्का ने। ये आप सभी को पता होगा, सबसे आसान प्रश्न है। मदुरा विजय कृति की बात की जाए, मदुरा विजय कृति में किसने अपने पति के बारे में लिखा था? ये पूछा जाता है। तो वो लिखा था गंगा देवी ने, ठीक है, गंगा देवी द्वारा मदुरा विजय में इन्होंने अपने पति का वर्णन किया है। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, वो कौन था? हरिहर द्वितीय। ये याद रखिएगा, कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा रही हूँ। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वो कौन था? तो गोलकोंडा का युद्ध अगर हम देखें तो राजा कृष्ण राय ने किसके साथ लड़ा था? तो याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज का क्या मतलब था? अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। परीक्षा में पूछा जाता है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। परीक्षा में पूछा जाएगा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो आप कुली कुतुब शाह का नाम बताएंगे। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूं क्लास वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से। कृष्णदेव राय राजेंद्र चोल हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था किसका? तेलुगु साहित्य का। अभी हमने देखा कि 8 तेलुगु कवि थे जिनको कि अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के समय। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय का होगा? कृष्णदेव राय के समय का होगा। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी किसकी? नागलापुर की। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध आपका हजारा मंदिर है वो भी कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किया गया था। अब्दुल रजाक विजयनगर में किसके समय में आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ये जो प्रश्न मैंने आपको वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से बताया है, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बस मेरा पर्पस इन वन लाइनर क्वेश्चन को आज इंक्लूड करने का ये था कि कम समय में मैं मैक्सिमम रिवीजन आपको करा सकूं। तो कृष्णदेव राय से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आप याद रखेंगे कि गोलकोंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, पहला पॉइंट, ठीक है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके युग को कहा जाता है? कृष्णदेव राय के युग को कहा जाता है, ठीक है। अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु से रिलेटेड आपके कवि थे, ठीक है। और यहाँ पर और क्या मैंने आपको बताया, आंध्र भोज की उपाधि किसके पास थी? कृष्णदेव राय के पास थी, ठीक है। कृष्णदेव राय ने स्थापना किसकी की थी? आपके नागलापुर नगर की, ठीक है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। अब्दुल रजाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और वो तो आपको पता ही है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर की उत्खनन किसने किया था? आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी में है। तो किसने किया था बताइए? तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। सी आपका सही उत्तर है।
आलमगीरपुर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। याद कर लेना क्योंकि यूपी में है इसलिए महत्वपूर्ण है। कंठ व श्वेताश्वर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो याद रखिएगा ये आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है। डी आपका सही उत्तर है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वैदिक परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है, तो उपनिषद में की गई है। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है और मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? उपनिषदों में की गई है। याद रखिएगा, ठीक है। मोक्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसमें किया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। याद रखिएगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किसमें दिया गया? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कठोप उपनिषद में। यह भी ध्यान रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं थी, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक की बात की गई है, सिंधु नदी। वैदिक नदी में अस्किनी किसे कहा गया है? चेनाब को। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ हुआ है वो कौन कौन सी नदी है? कुंभा और क्रमू नदी। ये याद रखिएगा क्लास, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद दिए गए हैं और कैपिटल दिया गया है, राजधानी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, काशी, वाराणसी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंबोज, राजपुर, सुरसेन, मथुरा, अंग का चंपा होना चाहिए, चंपा। तो यहां पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। महाजनपद याद करके जाइएगा, यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखें। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ठीक है, वो माध्यमिका एवं विराट नगर है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, ये तो पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वो कौन था? किसने अपनी राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? अच्छा, ये याद रखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है क्योंकि इस पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। यहां पर जब ये प्रश्न बोला गया था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे उदयन थे, ठीक है, एकदम सही है। अगर पूछा गया सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी के रूप में चयन किया था, तो ये भी उदयन ही होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ये वाला, इसमें बोला गया था पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, उसमें पहला शासक आपको चंद्रगुप्त मौर्य दिया था, दूसरा आपको अशोक महान दिया था, ठीक है, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया था और चौथा कनिष्क दिया था। तो यहाँ पे उदयन का नाम नहीं दिया गया था, इस वजह से इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया था। लेकिन अगर उदयन का नाम दिया रहेगा तो आप याद रखेंगे उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपने राजधानी के रूप में चयन किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, लेकिन इस प्रश्न में उदयन नहीं दिया गया था, इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को सही माना गया था, ठीक है। उज्जैन वास्तविकता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, वो आपका काशी दिया गया है। यहाँ पर भी क्लास ध्यान दीजिएगा कि बहुत जगह आपको इसका उत्तर मगध मिलेगा, क्योंकि मगध उस समय का बहुत आपका पावरफुल राज्य हुआ करता था, ये ध्यान दीजिएगा।
शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं था? यौधेय नहीं था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला रिपब्लिक स्टेट, गणतंत्र स्टेट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है क्लास, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसको मैं डिलीट कर दूं। अगले स्लाइड को हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर आप इसको मगध कर लीजिएगा। जो सबसे पावरफुल था वो मगध था। ठीक है, मगध था। इस वाले में कंफ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हुई थी और इसमें कंफ्यूजन हुई थी। सबसे पावरफुल स्टेट मगध था, याद रखिएगा। 16 महाजनपद की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो कौन कौन सा है? अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र है। आपको पता है, एक आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, एक जैनिज्म से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र याद रखेगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? सूर्यसेन थी। अभी हमने देखा, ये पूछा गया प्रश्न है। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। जब अंग में दर्द होता है ऐसे, तो चंपी की जरूरत होती है ना। जो शरीर के अंगों में दर्द होता है तो मन करता है कोई चंपी कर दे, तो चंपा कभी नहीं भूलेगा। 6वीं शताब्दी की में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेंदी की थी। ठीक है, चेंदी। ठीक है, चेरी, चेरी, चेंदी, चेरी, चेंदी, चेरी खाओगे तो शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो शक्तिमती किसकी? शुक्तिमती, शुक्तिमती, चेरी, चेंदी, याद रहेगा। ठीक है, शरीर में दर्द, अंग में दर्द, चंपा। ठीक है, चेंदी, चेरी, शक्ति, ऐसे याद करो, शुक्तिमती। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद आपका स्थित है? अस्सक। ठीक है, ये याद रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौशंबी में वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, तो कौशंबी नहीं थी। नहीं तो अगर हम मगध की बात करें तो गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये तीनों एक समय, मतलब एक एक समय पे मगध की राजधानियां हुआ करती थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर किस तरीके का था? अर्ध चंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी वो अजातशत्रु था। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए, पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक काला अशोक था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष वसुमित्र था। बोला गया है कौन सा असत्य है, बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। ठीक है, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका कौन सा उत्तर गलत हो गया? डी गलत हो गया। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोला गया था। यहां पर ध्यान दीजिए, चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुई थी ना। और यहां पर याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट गलत दिया था आपको। आगे बढ़ते हैं। पाषाणनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताइए, किसकी रचना है पाषाणनामा? अब्दुल हमीद लाहौरी की, अब्दुल कादिर बदायूनी की, जियाउद्दीन बर्नी की, या फिर ताजुल मासिर की? तो पाषाणनामा की बात यहां पर की गई है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि किसके समय में थे? बादशाह शाहजहां के समय में थे। शाहजहां का इतिहासकार था ये उस समय का, अब्दुल हमीद
लाहौरी, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बरार में इमाज शाही, बीजापुर में आदिल शाही, सही है। गोलकोंडा में कुतुब शाही, बीदर में निजाम शाही, गलत है। बीदर में बरीद शाही था, याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए, बीदर की जब हम बात करेंगे तो बीदर में बरीद शाही वंश था, ठीक है। अहमदनगर की बात करेंगे तो अहमदनगर में निजाम शाही वंश था। ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है क्लास? सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। सन्यासी विद्रोह, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल व बिहार था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था। इसका दमन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और फिर आखिरी में दिया गया, ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो सही उत्तर है वो बोला गया है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जगन्नाथ वाला, इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था, ये गलत है। क्योंकि जब हम सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज पाते हैं, यहाँ पर जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, ठीक है, जो फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा ये विद्रोह आपका प्रारंभ किया गया था और बंगाल और बिहार के क्षेत्र में ये आपका फैला हुआ था, मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह का जो नेतृत्व था मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधराइन ने किया था, ठीक है। तो देवी चौधराइन, भवानी पाठक, चिराग अली, मजनू शाह, इनका नाम आपको याद रखना है। इसका दमन किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। आगे बढ़े, मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किस वाइसरॉय ने किया था? तो बताइए किस वाइसरॉय द्वारा मैकडॉनल्ड का गठन किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, 1900 में जब हम देखते हैं तो मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया जाता है। उस समय कौन था? उस समय लॉर्ड कर्जन था। ये किस चीज से रिलेटेड था? ये आपका अकाल से रिलेटेड कमीशन था, ठीक है, फेमाइन से। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से। तो यहां पे मैंने आपको बताया था स्ट्रेची कमीशन, ठीक है, ल्याल कमीशन और मैकडॉनल्ड कमीशन, ये तीनों जो है वो फेमाइन कमीशन से रिलेटेड है। अगला देखें, शिक्षा पर गठित सर्जेंट आयोग ने किस वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? तो बताइए, 5 से 8, 10 से 14, 6 से 11, 8 से 16। तो आपका यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 6 से 11। सी सही उत्तर है। अच्छा, सर्जेंट कमीशन का गठन कब हुआ था? 1944 में, ये याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम 1922 किस वाइसरॉय के समय में लागू किया गया था? अब फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न है यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, और ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो आप बताएंगे 1881 में आया था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, याद रखिएगा। फिर 10 साल बाद हम देखते हैं 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है। वो किसके समय? लैंसडाउन के समय आता है, ठीक है। फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, 1922 में रीडिंग के समय, 1934 में विलिंगटन के समय और 1944 में वेवल के समय। ये याद रखिएगा। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ज्यादातर पूछता है कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया है, तो आप लॉर्ड रिपन के बारे में बताएंगे। दूसरा पूछ लेगा तो लैंसडाउन, याद रखिएगा। अब आपके प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1922 किसके समय में आया है, तो ध्यान दीजिए, फैक्ट्री एक्ट 1922 किसके समय में आया है? लॉर्ड रीडिंग के समय में आया है। क्लियर है क्लास? कहीं पर भी कंफ्यूजन? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1922 का समय चल रहा है तो कौन है इस समय? रीडिंग है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं,
क्वेश्चन को। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया है, तो याद रखिएगा रिपन के समय में आया है, सेकेंड लैंसडाउन के समय में। परीक्षा में प्रश्न बनता है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो बताइए म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? ये म्यांमार है ना, ये क्या है? मिजोरम है, ये मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है। और तो आप याद रख सकते हो मामी अरुणा, ठीक है। तो एम से क्या हो गया? मणिपुर हो गया। एम आई से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मामी अरुणा, ए से क्या हो गया? अरुणा से अरुणाचल प्रदेश हो गया। और एन से क्या हो गया? नागालैंड हो गया। तो यहां पे त्रिपुरा से नहीं लगती है। क्लियर? कोई डाउट? देखो ये सब जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में इन्हीं सब प्रश्नों में दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, जब मैं मैप पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब चीजें याद करा दूंगी। तो अब ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था, यहां पर देख लें, ये आखिरी प्रश्न था क्लास। नेक्स्ट क्लास में अब हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लेकिन जाते जाते एक बात फिर कहूंगी कि अच्छे से पढ़ो, अभी समय है। अगर अभी भी आप सिंसियरली पढ़ ले, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लें, और एक चीज जरूर देखिएगा किस टॉपिक से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, 2-3 लाइन ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ के उसमें कुछ चेंजेस करके पूछा जा रहा है। तो हम दोनों तरीके से तैयार रहेंगे, ठीक है। और क्विक रिवीजन सीरीज भी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, पूरे तरीके से रिवीजन में आपका सहयोग किया जाएगा। कितना ज़्यादा आपको रिवीजन करा दिया जाए एग्जाम के पहले, और मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना भी टाइम मैं आपकी क्लास लूं, ये क्लास आपके लिए यूजफुल ही रहे, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो क्लास अंत में जाते जाते फिर एक बात कहूंगी, सबसे पहला भरोसा खुद पर रखिएगा, ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। सदैव आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी कमियों को ना देखकर आपके में अच्छाइयां देखते होंगे, जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब इन सब चीज़ों को सोच के आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, वीक नहीं पड़ना है, आपको मजबूत बनना है। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, एक लंबी सांस लीजिए और कहिए कि मैं सफल ज़रूर होऊंगा, मैं सफल ज़रूर होंगी। और मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर करिए, पुट योर 100%, अपना 100% रखिए किसी भी चीज़ में, और फिर सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी, अगले क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर मेरे विद्यार्थियों को सफलता दे और खूब आगे ले जाए। और आप लोग भी पढ़ते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच क्लास। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।